नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य सागर पर। दोस्तों, जैसा कि हम लोग सरस्वती पांडे गोविंद पांडे जी की पुस्तक से कहानी विधा को पढ़ना प्रारंभ किए हैं और आज हम उसके आगे का पढ़ेंगे। तो आइए बिना देर किए हुए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे समकालीन कहानी। ठीक है। नई कहानी से अब तक। नई कहानी नाम का दुष्यंत कुमार ने सर्वप्रथम प्रयोग किया था। जो नई कहानी ये नाम है, इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो दुष्यंत कुमार ने किया था। हिंदी के प्रमुख कहानी आंदोलन और प्रवर्तक कालक्रमानुसार निम्न है। आइए एक एक करके देखते हैं। नई कहानी आंदोलन के प्रवर्तक 3 लोग हैं। एक है राजेंद्र यादव, दूसरा है मोहन राकेश और तीसरा है कमलेश्वर। और नई कहानी आंदोलन का समय कब है? तो 1956 ईस्वी है। अब इसको हम लोग ट्रिक से याद रखेंगे। इसका ट्रिक है कमरा। कमरा, ठीक है। तो क से हो जाएगा कमलेश्वर, म से मोहन राकेश और रा से राजेंद्र यादव। तो इस प्रकार हम लोग कोडिंग के माध्यम से याद रख सकते हैं कि जो नई कहानी है इसके 3 प्रवर्तक कौन है? कमरा है। ठीक है। यहाँ से क म रा। रा से राजेंद्र यादव, म से मोहन राकेश और क से कमलेश्वर। और समय है 1956 ईस्वी। फिर है अकहानी आंदोलन। तो अकहानी आंदोलन के प्रवर्तक हैं गंगा प्रसाद बिमल और इसका समय है 1960 ईस्वी। तो गंगा प्रसाद बिमल, जैसे देखिए आजकल गंगा कितनी मैली हो गई है, यमुना जी दिल्ली में। तो वहाँ से हम लोग कोडिंग कर सकते हैं कि जो है गंगा है, इनकी कहानी क्या हो गई है? अकहानी हो गई है। गंगा प्रसाद बिमल। सचेतन कहानी। सचेतन कहानी के प्रवर्तक हैं महीप सिंह। ठीक है। महीप सिंह और इनका जो है वर्ष है 1964 ईस्वी। तो सचेतन, चेतन तो है, साथ में सचेतन। सचेतन के साथ कौन कार्य करते हैं? तो महीप सिंह। और 1964 में सहज कहानी। सहज कहानी आंदोलन के प्रवर्तक हैं अमृत राय और इनका समय है इस आंदोलन का 1968 ईस्वी। समानांतर कहानी, ये प्रश्न पूछा जा चुका है अभी हाल ही में जीआईसी के जो पेपर हुआ था उसी में पूछा था। समानांतर कहानी के प्रवर्तक, उसका समय पूछा था यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए समानांतर कहानी के प्रवर्तक जो हैं कमलेश्वर हैं और इसका समय है 1972 ईस्वी। और ये जो सचेतन कहानी है महीप सिंह का, ये आधार पत्रिका के माध्यम से निकाले थे। किस पत्रिका के माध्यम से? तो आधार पत्रिका के माध्यम से। उसके बाद है सक्रिय कहानी। तो सक्रिय कहानी राकेश वत्स का है और ये 1979 ईस्वी का है और ये जो है मंच पत्रिका से प्रकाशित हुआ था। मंच पत्रिका से। तो अभी हम लोग क्या क्या पढ़े हैं देख लीजिए, एक बार पुनः रिवीजन करेंगे। जो है नई कहानी के हो जाएंगे आपका कमरा, राजेंद्र यादव और मोहन राकेश और कमलेश्वर। नई कहानी के 3 लोग हो गए 1956 ईस्वी। अकहानी आंदोलन के प्रवर्तक हैं गंगा प्रसाद बिमल 1960 ईस्वी। सचेतन कहानी के हैं महीप सिंह और 1964 ईस्वी। सहज कहानी अमृत राय 1968। समानांतर कहानी कमलेश्वर का है और ये है 1972 ईस्वी का। उसके बाद है सक्रिय कहानी। तो सक्रिय कहानी राकेश वत्स का है और इसका समय है 1979 ईस्वी। और एक और मिलता है जनवादी कहानी। इसके प्रवर्तक तो यहाँ दिया नहीं है, उल्लेख नहीं है प्रवर्तक का, लेकिन इसका समय है कि जनवादी कहानी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो 1982 ईस्वी में। साठोत्तरी कहानी को गंगा प्रसाद बिमल प्रारंभ में समकालीन कहानी के नाम से पुकारा। अब देखिए, जो साठोत्तरी कहानी है इसको गंगा प्रसाद बिमल ने प्रारंभ में यानी शुरुआत में किस नाम से पुकारा? तो समकालीन कहानी नाम से पुकारा। किसे? तो साठोत्तरी कहानी को। एकदम क्लियर करते हुए चलिएगा। साठोत्तरी कहानी को समकालीन कहानी के नाम से किसने पुकारा? तो गंगा प्रसाद बिमल ने पुकारा। किंतु शीघ्र ही कहानी की व्याख्या करना आरंभ कर दिया। लेकिन साठोत्तरी कहानी को समकालीन कहानी नाम से तो पुकारा, लेकिन जल्द ही वो कहानी की व्याख्या करना आरंभ कर दिया। गंगा प्रसाद बिमल ने लिखा है, क्या लिखे हैं? लिखे हैं कि कहानी किसी तरह के मूल्यों की रक्षा करती हुई या आग्रह रखती हुई नहीं चलती है। देखिए, कह रहे हैं गंगा प्रसाद बिमल जी कि जो कहानी है यह किसी तरह के मूल्यों की रक्षा करती हुई या आग्रह रखती हुई नहीं चलती है। उसके लिए पुराने मूल्यों का टूटना कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। 1960 के बाद की कहानी
मानव विश्वास की आदर्श कहानी नहीं है, अपितु वह मनुष्य मस्तिष्क के भीषण संकट बोध की यथार्थ प्रतीति की कहानी है, जो मानव पीड़न को इसलिए व्यक्त नहीं करती कि वह कोई प्रदर्शनीय प्रसंग है, अपितु वह यथार्थ का भोग है। तो ये कथन किसका है? यह कथन है गंगा प्रसाद बिमल का। गंगा प्रसाद बिमल कौन है? वो अकहानी वाले हैं, जिन्होंने अकहानी आंदोलन की शुरुआत की है। आगे एक और कथाकार मार्कंडे ने क्या लिखा है, इसको देखेंगे हम लोग। तो मार्कंडे का कहना है कि नई कहानी से हमारा मतलब उन कहानियों से है जो सच्चे अर्थों में कलात्मक निर्माण है, जो जीवन के लिए उपयोगी है और महत्वपूर्ण होने के साथ ही उसके किसी न किसी नए पहलू पर आधारित है। तो ये किसका कहना है? ये मार्कंडे का कहना है। डॉक्टर महीप सिंह के आधार पत्रिका के सचेतन कहानी विशेषांक से सचेतन कहानी आंदोलन का आरंभ माना जाता है। जैसा कि मैं अभी पीछे बताई भी हूँ कि सचेतन कहानी विशेषांक से सचेतन कहानी आंदोलन का आरंभ आधार पत्रिका के माध्यम से माना जाता है। डॉक्टर महीप सिंह ने लिखा है, क्या लिखे हैं ये सब याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। सचेतन एक दृष्टि है जिसमें जीवन जिया भी जाता है और जाना भी जाता है। यह किसने कहा है? तो महीप सिंह ने कहा है कि सचेतन एक दृष्टि है जिसमें जीवन जिया भी जाता है और जाना भी जाता है। आगे है कि सहज कहानी के संबंध में अमृत राय ने क्या लिखा है, इसको हम लोग जानेंगे। तो सहज कहानी के संबंध में अमृत राय ने लिखा है, कहानी का लक्ष्य अपने कहानीपन को न खोकर जीवन की प्रस्तुति सहज रूप में करते हुए जीवन के कटु सत्यों और व्यवस्था की भ्रष्टता को उजागर करना है। यह किसका मानना है? तो यह अमृत राय का मानना है। एक बार पुनः देखते हैं कि कहानी का लक्ष्य अपने कहानीपन को न खोकर जीवन की प्रस्तुति सहज रूप में करते हुए जीवन के कटु सत्यों और व्यवस्था के भ्रष्टता को उजागर करना है। आगे अमृत राय ने सहज कहानी आंदोलन नई कहानियां पत्रिका से आरंभ किया। ठीक है, जो अमृत राय हैं इन्होंने सहज कहानी आंदोलन नई कहानियां पत्रिका से आरंभ किया है। कमलेश्वर ने अकहानीकारों की भोगवादी प्रवृत्ति का विरोध करते हुए धर्म युग में अयास प्रेतों का विद्रोह, ये धर्म युग पत्रिका है। ठीक है, तो जो कमलेश्वर थे इन्होंने अकहानीकारों के भोगवादी प्रवृत्ति का विरोध करते हुए धर्म युग में अयास प्रेतों का विद्रोह शीर्षक से एक लेख प्रकाशित करवाया। किस शीर्षक से? तो अयास प्रेतों का विद्रोह। समानांतर कहानी आंदोलन में आम आदमी को प्रतिष्ठित करने पर बल दिया जाता है। समानांतर कहानी के प्रवर्तक कौन है? अभी हम लोग बताए हैं, आगे पढ़े भी हैं। इसका जवाब जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि समानांतर कहानी के प्रवर्तक कौन हैं। समानांतर कहानी आंदोलन का सूत्रपात सारिका पत्रिका के माध्यम से हुआ। ठीक है, और ये देखिए समानांतर कहानी आंदोलन जिसने लाया है वही सारिका पत्रिका भी। तो सारिका पत्रिका के प्रवर्तक कौन है? चलिए इसको मैं बता ही देती हूँ। इसके प्रवर्तक हैं कमलेश्वर हैं। राकेश वत्स ने मंच पत्रिका द्वारा, जो राकेश वत्स हैं इन्होंने मंच पत्रिका द्वारा सक्रिय कहानी का प्रवर्तन किया। राकेश वत्स ने लिखा है कि सक्रिय कहानी का सीधा और स्पष्ट मतलब है कि चेतनात्मक ऊर्जा और जीवंतता की कहानी। बस इतना ही प्रश्न दे दे कि चेतनात्मक ऊर्जा और जीवंतता की कहानी। ठीक है, ये कथन किसका है? तो ये है राकेश वत्स का और सक्रिय कहानी के लिए। ठीक है, तो इन्होंने सक्रिय कहानी का सीधा स्पष्ट ही बताया है कि चेतनात्मक ऊर्जा और जीवंतता की कहानी है सक्रिय कहानी। और कथन किसका है? तो राकेश वत्स का है। जनवादी कहानी आंदोलन का सूत्रपात दिल्ली में जनवादी लेखक संघ के प्रथम राष्ट्रीय अधिवेशन के साथ हुआ था। जो जनवादी कहानी आंदोलन है ये दिल्ली में जनवादी लेखक संघ के प्रथम राष्ट्रीय अधिवेशन के साथ ही हुआ था। वैचारिक धरातल पर जनवादी कहानी मार्क्सवाद को आधार बनाकर चलती है। जो जनवादी कहानी है ये मार्क्सवाद को आधार बना करके चलती है। इसमें मुख्यतः किसानों, मजदूरों, पीड़ितों, दलितों और असहायों का जीवन संघर्ष
चित्रित किया गया है। किसमें? तो जनवादी कहानी में। किसानों, मजदूरों, पीड़ितों, दलितों और असहायों का जीवन संघर्ष चित्रित किया गया है और यही मार्क्सवाद में भी हमें देखने को मिलता है। नामवर सिंह ने परिंदे को हिंदी की पहली कहानी माना है और ये अच्छे से कंठस्थ कर लीजिएगा, ये प्रश्न भी पूछा जाता है, ये VVI है, ठीक है। यहाँ से प्रश्न बनता है कि नामवर सिंह जी किस कहानी को पहली कहानी मानते हैं? तब हमारा सही उत्तर हो जाएगा परिंदे को। नामवर सिंह ने लिखा है, क्या लिखा है ये परिंदे के विषय में लिखते हैं कि परिंदे की लतिका, ये लतिका जो है परिंदे की पात्र है और मुख्य पात्र है लतिका। तो कह रहे हैं कि परिंदे की लतिका की समस्या स्वतंत्रता या मुक्ति की समस्या है। अतीत से मुक्ति, स्मृति से मुक्ति, उस चीज से मुक्ति जो हमें चलाए चलती है और अपने रेले में घसीट ले जाती है, ठीक है। कह रहे हैं कि जो परिंदे की लतिका है उसकी समस्या स्वतंत्रता या मुक्ति की समस्या है, ठीक है। अतीत से मुक्ति, स्मृति से मुक्ति, उस चीज से मुक्ति जो हमें चलाए चलती है और अपने रेले में घसीट ले जाती है। सारी कहानी इस मुक्ति की पीड़ा की मार्मिक अभिव्यंजना है। मुक्ति का यह क्षण जिसमें मनुष्य स्वयं अपना साक्षी हो जाती है। निर्मल की अनेक कहानियों का आलोचक केंद्र है। निर्मल यानी निर्मल वर्मा। परिंदे किसकी कहानी है? तो निर्मल वर्मा की ही कहानी है, निर्मल वर्मा। तो देखिए, जो नामवर सिंह है इन्होंने परिंदे कहानी को प्रथम कहानी माना है, तो जाहिर सी बात है कि प्रथम कहानीकार भी निर्मल वर्मा को ही माने हैं। हिंदी की प्रमुख समकालीन कहानी और संग्रह निम्नांकित है। अब चलिए हम लोग एक एक करके सबको पढ़ेंगे और जो थोड़ा सा महत्वपूर्ण रहेगा उसको हम लोग ट्रिक के माध्यम से भी याद करते हुए आगे पढ़ेंगे। तो हम लोग सबसे पहले भीष्म साहनी की कहानी को पढ़ेंगे। तो भीष्म साहनी की कहानी है भाग्य रेखा, 1953 ईस्वी का है। पहला पाठ 1957, भटकती राख 1966 का है। पटरियां 1973 का है। फिर है वांगचू 1978 ईस्वी का है। शोभा यात्रा 1981 का है और निशाचर 1983 ईस्वी का है। फिर है पाली जो है 1989 का है और डायन 98 का है। तो ये है भीष्म साहनी, ठीक है। अब भीष्म साहनी यानी हम लोग कोडिंग करेंगे जो महाभारत के भीष्म हैं उनके ऊपर कोडिंग करेंगे, ठीक है। महाभारत के भीष्म को तो सभी लोग जानते हैं। तो जो भीष्म थे वो क्या सोच रहे हैं, क्योंकि वो कौरवों की सेना में चले गए थे ना, तो एक दिन सोच रहे थे कि हमारा जो भाग्य रेखा है वो पहला पाठ में ही भटकती राख बन करके पटरियों पर फैल गया है, ठीक है। कह रहे हैं कि भीष्म कह रहे हैं, भीष्म साथ में याद रखना है, नहीं तो ये सब कोडिंग याद रहेगा और किसका है यही भूल जाएंगे। तो कोडिंग के साथ साथ हमें लेखक कहानीकार को भी याद रखना है। तो भीष्म जी क्या कह रहे हैं कि ये सोच रहे हैं, ठीक है, तो सोच रहे हैं कि जो मेरा भाग्य रेखा है ये पहला पाठ में ही भटकती राख के समान पटरियों पर फैल गया है। कहाँ फैल गया है? पटरियों पर फैल गया है और उसी पटरियों के रास्ते पर जहाँ से वांगचू जो है शोभा यात्रा निकालते हैं। कैसे, कब निकालते हैं, कैसे निकालते हैं? तो निशाचर बन के निकालते हैं। जहाँ इनकी भटकती राख पटरियों पर फैली हुई होती है वहीं पे वांगचू लोग शोभा यात्रा निकालते हैं निशाचर बन करके, और वो पाली में जिसे निकालते हैं यात्रा, सुबह के पाली में, शाम की पाली में, ऐसे करके यात्रा निकालते हैं। और उनके साथ भी जो है जो निशाचर लोग हैं, ये निशाचर में एक डायन भी सम्मिलित होती हैं। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग को याद हो गया होगा कि जो भीष्म साहनी है इनका भाग्य रेखा पहले पाठ में ही भटकती राख की तरफ पटरियों पर फैल गई। फिर वांगचू शोभा यात्रा निकालते हैं निशाचर डायन के साथ पाली में। अब है मुक्ति बोध। तो मुक्ति बोध का है काठ का सपना, सतह से उठता आदमी। जो काठ का सपना है ये 1967 का है और 1967 का है, और जो सतह से उठता आदमी है ये 71 का है। तो ये है मुक्ति बोध का 2 ही कहानी है, तो इसको कोडिंग की तुझे आवश्यकता है नहीं, बस काठ का सपना, सतह से उठता हुआ आदमी याद रखिएगा। अब है भैरव प्रसाद गुप्त। इनकी जो है प्रसिद्ध है, ये पूछे भी जाते हैं कहीं कहीं, तो इनको हम लोग देखते हैं। जो भैरव प्रसाद गुप्त है इनका है मोहब्बत की राहें, 1945 ईस्वी का।
फरिश्ता 1946, बिगड़े हुए दिमाग 1948 का है, इंसान 1950, सितार के तार 1951 का है। सितार के तार कब का है? 1951 का है। बलिदान की कहानियां, ये भी 1951 की है। मंजिल 51, तीन रचना इनका 51 का है। सितार के तार, बलिदान की कहानियां, मंजिल, ये तीनों 51 का है। अब महफिल है 58 का, सपने का अंत 61 में, आंखों का सवाल 65 में, मंगुली मंगली, कहीं मंगली मिलता है कहीं मंगुली भी मिलता है, तो दोनों जानते रहिएगा। मंगली की टिकुली 82 का है। आप क्या कर रहे हैं 83 का है। तो आइए इसको हम लोग कोडिंग करते हैं, और बहुत अच्छा कोडिंग है जिसके माध्यम से आप लोगों को याद भी हो जाएगा। तो जो भैरव प्रसाद गुप्त हैं, जो भैरव हैं, तो इनको हम लोग भैरव बाबा के नाम से याद करेंगे, ठीक है। तो भैरव बाबा जो है मोहब्बत की राहों पर चलते हैं। कहाँ चलते हैं? मोहब्बत की राहें पर। मोहब्बत की राहें पर कौन चलता है? तो भैरव प्रसाद चलते हैं, ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। तो मोहब्बत की राहें पर भैरव प्रसाद चलते हैं, और कैसे चलते हैं? फरिश्ता बनकर चलते हैं। जो भैरव प्रसाद गुप्त हैं वो मोहब्बत की राहें पर चलते हैं फरिश्ता बन करके, बिगड़े हुए दिमाग का सुधार करते हैं, बिगड़े हुए दिमाग को सुधारते हैं इंसान बन करके। मोहब्बत की राहें पर चलते हैं फरिश्ता बन करके, बिगड़े हुए दिमाग को सुधारते हैं इंसान बन करके। सितार के तार बजाते हैं और बलिदान की कहानियां सुनाते हैं। सितार, सितार बजाते हुए, सितार, सितार के तार याद रख लीजिएगा कि सितार बजाते हैं और बलिदान की कहानियां भी सुनाते हैं। लोग गाना गाते हैं सितार वगैरह बजा करके, लेकिन जो भैरव प्रसाद गुप्ता हैं ये सितार बजाते हैं और बलिदान की कहानियां सुनाते हैं। कहाँ सुनाते हैं? मंजिल में, महफिल में सुनाते हैं। मंजिल महफिल में सितार बजा करके बलिदान की कहानियां सुनाते हैं। फिर इनके सपने का अंत हो जाता है। फिर आंखों का सवाल, ठीक है, आंखों का सवाल पूछते हैं और मंगली को टिकड़ी लगाते हैं। तो लोग इनसे पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं आप, ठीक है। जब ये मंगली को टिकड़ी लगाते हैं तो लोग पूछते हैं आप क्या कर रहे हैं। तो आप लोगों को भैरव प्रसाद की कहानी याद हो गई होगी। एक बार फिर से बता दे रही हूँ कोडी, कि भैरव प्रसाद गुप्त मोहब्बत की राहों पर चलते हैं फरिश्ता बन करके, बिगड़े हुए दिमाग का सुधार करते हैं इंसान बन करके, और सितार की तार बजा करके बलिदान की कहानियां सुनाते हैं मंजिल महफिल में। मुझे तो याद है सारा कोडिंग, और मैं कोडिंग के माध्यम से ही रचना को पकड़ पाती हूँ, ठीक है। तो एक बार पुनः अच्छे से याद कर लीजिएगा कि जो भैरव प्रसाद गुप्त हैं मोहब्बत की राहों पर चलते हैं फरिश्ता बन करके, बिगड़े हुए दिमाग का सुधार करते हैं इंसान बन करके, फिर सितार बजाते हैं और बलिदान की कहानियां सुनाते हैं मंजिल महफिल में। मंजिल महफिल में बैठ करके कहानियां सुनाते हैं, सितार बजाते हैं, बलिदान की कहानियां मंजिल महफिल में बैठकर सुनाते हैं। फिर इनके सपने का अंत हो जाता है। फिर आंखों का सवाल हो जाता है, ये आंखों से सवाल लगते हैं पूछने। फिर मंगली को टिकली लगाते हैं, तभी लोग देख लेते हैं और कहते हैं आप क्या कर रहे हैं। तो ये रहे भैरव प्रसाद गुप्त। अब है अमरकांत। अमरकांत का देखिए जिंदगी और जोक, बहुत ही प्रसिद्ध है ये, अमरकांत ही प्रसिद्ध है, इनको तो एकदम कंठस्थ कर लीजिएगा। जिंदगी और जोक अमरकांत का है। देश के लोग, मौत का नगर, मिलन मित्र, कुहासा, एक धनी व्यक्ति का बयान, सुख और दुख का साथ। तो इनका साथ कहानी है, इसको याद रख लीजिए कि जो अमृत राय हैं ये जिंदगी और जोक से लड़ाई करते हैं। जोक, ठीक है, और कहाँ करते हैं? देश के लोग से ही करते हैं। अमरकांत जो है अमर होने के लिए, ऐसे कोडिंग कीजिएगा कि अमरकांत जी अमर होने के लिए जिंदगी और जोक से लड़ाई करते हैं, देश के लोग से करते हैं, मौत के नगर में जाकर के। कहाँ जाते हैं? मौत के नगर में जाते हैं। फिर वहां मिलते हैं सब मित्र से, मिलन मित्र करते हैं। फिर कुहासा, एक धनी व्यक्ति का बयान देते हैं, सुख और दुख का साथ। तो ये अमरकांत हो गए। तो अमरकांत का हो गया। अब हम लोग देखेंगे राजेंद्र यादव की कहानी। तो जो राजेंद्र यादव की कहानी है वो है देवताओं की मूर्तियां 1952 में, खेल खिलौने 54 में, जहां लक्ष्मी कैद है 57 में, अभिमन्यु की आत्महत्या 59 में, छोटे छोटे ताजमहल 62 में, किनारे से किनारे तक 63 में, टूटना, ठीक है, एक देखिए टूटने का सुख, एक भवानी प्रसाद का है, हाँ भवानी प्रसाद का है टूटने का सुख, लेकिन यहाँ पे सिर्फ टूटना है तो ये राजेंद्र यादव हैं। अपने पार, ढोल और अन्य कहानियां, हासिल तथा अन्य कहानियां 2006 का है।
तो आइए इसको हम लोग कोड भी कर लेते हैं कि जो राजेंद्र यादव हैं ये देवताओं की मूर्तियां बनाते हैं। राजेंद्र यादव देवताओं की मूर्तियां बनाते हैं खेल खिलौने में। जैसे लोग खेल खेल में ही ये देवताओं की मूर्तियां बना ले रहे हैं। और जहां लक्ष्मी कैद है वहीं पे अभिमन्यु की हत्या हो जाती है। फिर छोटे छोटे ताजमहल बनाते हैं किनारे से किनारे तक। ठीक है, लेकिन फिर भी ये टूटते नहीं हैं, कहते हैं टूटना नहीं है, अपने पार जाना है। ढोल और अन्य कहानियां भी लिखना है और हमें हासिल भी करना है उन कहानियों को। तो राजेंद्र यादव देवताओं की मूर्तियां बनाते हैं खेल खिलौने में। जहां लक्ष्मी कैद होती हैं वहीं पे अभिमन्यु की हत्या हो जाती है। फिर छोटे छोटे ताजमहल भी बनाते हैं किनारे से किनारे तक जाने के लिए। और टूटना, कहते हैं टूटना नहीं है, अपने पार जाने के लिए। फिर ढोल और अन्य कहानियां लिखते हैं और हासिल भी कर लेते हैं, हासिल तथा अन्य कहानियां। अब है मोहन राकेश, यह भी प्रसिद्ध है। राजेंद्र यादव, मोहन राकेश और कमलेश्वर, ठीक है, ये तीनों लोग किस कहानी आंदोलन के प्रवर्तक थे? तो आप लोग इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि मुझे भी लगेगा कि आप लोग मेरा पूरा वीडियो देखते हैं और याद करने की कोशिश भी करते हैं। तो मोहन राकेश का है इंसान के खंडहर, नए बादल, जानवर और जानवर, एक और जिंदगी, फौलाद का आकाश। अब इनका कोडिंग जो है हम इन्हीं के जीवन से करेंगे। इन जो मोहन राकेश हैं ये आम आदमी नहीं है, ये ऐसे व्यक्ति हैं, इन्होंने 3 शादी की थी मोहन राकेश ने। ठीक है, तो जो 3-3 शादी करेगा उसकी स्थिति कैसी रहेगी? एकदम खंडहर के समान हो जाएगी ना। तो ये इंसान रहते हुए भी इंसान के खंडहर बन गए हैं मोहन राकेश। मोहन राकेश 3-3 शादियां किए और ये इंसान के खंडहर बन गए। फिर ये तलाश कर रहे हैं नए बादल का, ठीक है, नए बादल की खोज कर रहे हैं जानवर और जानवर बन करके। एक और जिंदगी की खोज करते हैं और फिर फौलाद का आकाश बन जाते हैं। जो मोहन राकेश हैं ये इंसान के खंडहर बन गए हैं, नए बादल की तक खोज कर रहे हैं, तलाश कर रहे हैं जानवर और जानवर बन करके। एक और जिंदगी जीना चाहते हैं फौलाद के आकाश में। तो इनका याद रखिएगा कि इंसान के खंडहर, नए बादल, जानवर और जानवर, एक और जिंदगी, फौलाद का आकाश। अब है कमलेश्वर, राजा निर्बंसिया। ये यूजीसी नेट में लगा हुआ भी है, बहुत ही अच्छी कहानी है। अगर आप लोग नहीं पढ़े हो तो समय मिलेगा तो एक बार पढ़ लीजिएगा। तो जो कमलेश्वर हैं इनका राजा निर्बंसिया है 57 के, कस्बे का आदमी 58, खोई हुई दिशाएं 63, मांस का दरिया 66, बयान 73 और आज़ादी मुबारक 2002 में। तो जो कमलेश्वर हैं ये राजा निर्बंसिया हैं, कस्बे के आदमी हैं। राजा निर्बंसिया हैं, कस्बे के आदमी हैं और खोई हुई दिशाओं को मांस की दरिया में तलाश करते हैं। फिर बयान देते हैं और कहते हैं कि आज़ादी मुबारक हो। कमलेश्वर राजा निर्बंसिया हैं, कस्बे के आदमी हैं, खोई हुई दिशाओं का तलाश करते हैं, मांस की दरिया में बयान देते हैं, कहते हैं आज़ादी मुबारक हो। तो ये रहा कमलेश्वर का। अब धर्मवीर भारती को आइए देखते हैं। जो धर्मवीर भारती हैं ये मुर्दों का गांव में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? मुर्दों के गांव में रहते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी, ठीक है, चांद और टूटे हुए लोग, बंद गली का आखिरी मकान। जो धर्मवीर भारती हैं ये मुर्दों के गांव में रहते हैं और उसी गांव को अपना स्वर्ग और पृथ्वी समझ बैठे हैं। कहते हैं यही हमारे लिए स्वर्ग है और पृथ्वी है। चांद और टूटे हुए लोग भी वहीं रहते हैं और बंद गली का आखिरी मकान वहीं है इनका, धर्मवीर भारती का। तो धर्मवीर भारती मुर्दों का गांव 1946, स्वर्ग और पृथ्वी 1949, चांद और टूटे हुए लोग 1955, बंद गली का आखिरी मकान 1969। लक्ष्मी नारायण लाल, इनका है सोने आंगन रस बरसे 1960 में, नए स्वर नई रेखाएं 1962, एक बूंद जल 1964, एक और कहानी 1964, डाकू आए थे 1974। लक्ष्मी नारायण लाल, जहाँ लक्ष्मी होंगी वहीं आंगन, उसी आंगन में रस बरसेगा। लक्ष्मी माता की कृपा होगी तो आंगन में रस बरसेगा। और नई स्वर नई रेखाएं भी होंगी वहां पर। फिर एक बूंद, एक और कहानी, एक बूंद जल जो है वो एक और कहानी बन गया। और वहीं डाकू आए थे, जहां लक्ष्मी जी रहेंगी वहीं डाकू भी आएंगे। अब है निर्मल वर्मा। निर्मल वर्मा का है जलती झाड़ी 1965, पिछली गर्मियों में 1968, एक और यहाँ पे लिख लेना परिंदे 1960, ठीक है, जो प्रथम कहानी है इनकी। तो जलती झाड़ी 1965, पिछली गर्मियों में 1968, बीच बहस में 1973।
कौवे और काला पानी 1983। और इसको जो है ये 83 की रचना है, यहाँ पे लिख लीजिएगा, ठीक है, ताकि जब भी इसको पढ़ेंगे तो ये भी याद हो जाएगा। इसको ये 1983 के, तो 1985 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था इसको। सूखा तथा अन्य कहानी, देखिए यहाँ पे परिंदे दिया भी है 60 का, लेकिन परिंदे पहले रहेगा, ठीक है। पहले परिंदे आएगा, फिर जलती झाड़ी होगा, फिर पिछली गर्मियों में, बीच बहस, कौवे और काला पानी, सूखा तथा अन्य कहानियां। तो जो निर्मल वर्मा है ये कहते हैं कि ये जलती झाड़ी को देखते हैं पिछली गर्मियों की छुट्टी में, ठीक है। और फिर बीच में बहस होने लगता है लोगों के बीच, तो उनको कौवे और काले पानी की सजा होती है, और सूखा तथा अन्य कहानियां। तो पहले परिंदे को रखेंगे, ठीक है, ऐसे कोडिंग करेंगे, परिंदे को यहाँ रखेंगे। तब देखिए जो निर्मल वर्मा है ये देखते हैं कि कितना 60 परिंदे, 60 से हो जाएगा, इसका डेट हमें भी याद हो जाएगा, ठीक है। तो जो 60 देखते हैं, निर्मल वर्मा देखते हैं कि 60 परिंदे जलती झाड़ी में फंसे हुए हैं। और ये कब देख रहे हैं? पिछली गर्मियों की बात है। 60 परिंदे जलती झाड़ी में पिछली गर्मियों में फंसे हुए थे। फिर आपस में लोग बीच में बहस करने लगे, तो उन सबको जो बहस कर रहे थे उन्हें कौवे और काला पानी की सजा हो गया, और सूखा तथा अन्य कहानियां। अब हम लोग पढ़ेंगे फणीश्वरनाथ रेणु। तो जो फणीश्वरनाथ रेणु हैं ये इनका है ठुमरी 1959 का, आदिम रात्रि की महक 67 का, अग्निखोर 73 का, एक श्रावणी दोपहर की धूप 84, अच्छे आदमी 86। तो फणीश्वरनाथ रेणु का ठुमरी है 59 में, आदिम रात की महक 67 में, अग्निखोर 73, एक श्रावणी दोपहर की धूप 84, अच्छे आदमी 86 का। और इनका जो है एक रात्रि की महक, एक रात्रि की महक, इसमें जो है इनकी 13 कहानियां हैं संकलित, 13 कहानियां। इस चीज को भी आप लोग याद करते रहिएगा कि आदिम रात्रि की महक में कितनी कहानियां हैं, तो 13 कहानी है। और जो इनकी रचना ठुमरी है, ठुमरी, इसमें 9 कहानी है। यहाँ पे ऐसे लिख लीजिएगा कि 9 कहानी है, ठुमरी में 9 कहानी है। लेकिन इनकी पहली कहानी बट बाबा माना जाता है, बट बाबा, कहीं पे लिख लीजिए ऐसे, बट बाबा, बट बाबा को पहली कहानी मानते हैं। तो फणीश्वरनाथ रेणु का है ठुमरी, आदिम रात्रि की महक, अग्निखोर, एक श्रावणी दोपहर की धूप, और अच्छे आदमी। अब हम लोग पढ़ेंगे शिव प्रसाद सिंह। तो शिव प्रसाद सिंह, आर पार की माला 55 में, कर्मनाशा की हार 58 में, इन्हें भी इंतजार है 61 में, मुर्दा सराय 66 में, अंधेरा हंसता है भेड़िया, अंधेरा हंसता है 75, भेड़िया 77। तो जो शिव प्रसाद सिंह है ये आर पार की माला उतारते हैं, या आर पार की माला पहन लेते हैं। क्यों पहनते हैं? कर्मनाशा की हार से बचने के लिए। शिव प्रसाद सिंह आर पार की माला पहनते हैं कर्मनाशा की हार से बचने के लिए। इन्हें भी इंतजार है, किसका इंतजार है? इन्हें मुर्दा सराय का। कहते हैं कि इन्हें भी इंतजार है मुर्दा सराय का, जहां अंधेरा हंसता है और भेड़िया, जहां अंधेरा हंसता है भेड़िया। अब है मार्कंडे। तो मार्कंडे का पान फूल, पत्थर और परछाई, महुए का पेड़, हंसा जाई अकेला, भूदान, माही, बीच के लोग। बीच के बहस, बीच में बहस था तो वो निर्मल वर्मा का था, लेकिन बीच के लोग रहेगा तो मार्कंडे का है। तो एक बार पुनः देखिए मार्कंडे का कि पान फूल, पत्थर और परछाइयाँ, महुए का पेड़, हंसा जाई अकेला, भूदान, माही, बीच के लोग। अब रघुवीर सहाय का है, इनका है रास्ता इधर से है। रघुवीर सहाय सबकी सहायता करते रहते हैं, तो लोग जो है जो पथिक है वो ऐसे भटक गया है रास्ते से, तो ये रघुवीर सहायता करते हुए बताते हैं कि रास्ता इधर से है, जो आदमी हम बना रहे हैं। इनका 2 ही कहानी मिलता है, रास्ता इधर से है, जो आदमी हम बना रहे हैं। आगे हैं गंगा प्रसाद बिमल। तो गंगा प्रसाद बिमल का है विध्वंस। विध्वंस कहानी 1965 की है। शहर में 1966। बीच की दरार, अभी हम लोग देखिए पढ़े थे, बीच बहस में निर्मल वर्मा का है, बीच के लोग मार्कंडे का है, और इनका है बीच की दरार 1968 गंगा प्रसाद बिमल का। ये सब चीजें आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि छोटी छोटी चीजें ना हमसे एग्जाम में अक्सर गलती हो जाती है। तो कहाँ किसका बीच का बहस है, किसका बीच की दरार है, किसका बीच के लोग हैं, तो ये सब अच्छे से याद रखिएगा। अतीत में कुछ कोई शुरुआत खोई हुई थाती, ठीक है।
तो इनका है खोई हुई थाती। एक और हम लोग अभी पढ़े हैं खोई हुई दिशाएं। खोई हुई दिशाएं किसका हम लोग पढ़े हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो खोई हुई दिशाएं कमलेश्वर का पढ़े हैं और खोई हुई थाती गंगा प्रसाद बिमल का है। तो विध्वंस, शहर में, बीच की दरार, अतीत के कुछ, 1972 में खोई कुछ, कोई शुरुआत, 73 में खोई हुई थाती, 95 में। अब है रमेश बख्शी। तो इनका है एक अमूर्त तकलीफ। रमेश बख्शी को एक अमूर्त तकलीफ होती है, तलघर में रहते हैं, सजा के रूप में अपना जीवन बिताते हैं। तो एक अमूर्त तकलीफ, तलघर और सजा रमेश बख्शी का है। रविंद्र कालिया, रविंद्र कालिया ये वही रविंद्र कालिया हैं, इनकी पत्नी है ममता कालिया। ममता कालिया इनकी पत्नी है, याद रखिएगा। तो रविंद्र कालिया 9 साल की छोटी पत्नी 69, काला रजिस्टर 72, गरीबी हटाओ 76, चकैया नीम 79। तो जो रविंद्र कालिया है ये अपने से 9 साल छोटी पत्नी से विवाह कर लेते हैं। तो इनका नाम जो है काला रजिस्टर में लिख दिया जाता है। फिर लोग कहते हैं अरे यार गरीबी हटाओ, ये तो चकैया नीम बन गया है। तो रविंद्र कालिया का है 9 साल की छोटी पत्नी, 69 में काला रजिस्टर, 72 में गरीबी हटाओ, 76 में चकैया नीम, 79 में। अब हम लोग पढ़ेंगे शैलेश मटियानी की कहानी को। तो शैलेश मटियानी, इनका है दो दुखों का एक सुख, 61 में। दो दुखों का एक सुख किसका है, शैलेश मटियानी का है। अगर आप लोग चाहेंगे, अगर कमेंट करके बताएंगे तो मैं एक दिन लाइव आकर के आप लोगों से प्रश्नोत्तरी भी कर सकती हूँ। प्रश्न पूछूंगी कि ये कहानी किसकी है, ये कहानी किसकी है, और आप लोग जवाब देंगे। तो ऐसे अगर हम प्रश्न पूछेंगे, आप लोग लिखते जाएंगे, जवाब देंगे, तो आप लोग को वो चीजें याद भी होती रहेगी और लंबे समय के लिए याद हो जाएगी। तो आप लोग अपना मत जरूर बताइएगा, ठीक है। अगर आप लोग प्रश्नोत्तरी चाहते हैं तो हम आप लोग से प्रश्न पूछेंगे और समय भी बता दीजिएगा आप लोग कि कब आप लोग खाली रहते हैं। तो ये है शैलेश मटियानी, दो दुखों का एक सुख, सुहागिन तथा अन्य कहानियां। फिर है हारा हुआ, 1970। और दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि मैं सरस्वती पांडे की पुस्तक को पढ़कर ही टीजीटी में सिलेक्शन ली हूँ और मेरा 123 नंबर है इस बार, समझ लीजिए। और मैं ज्यादा पुस्तक नहीं पढ़ी हूँ, बस टेस्ट लगाई हूँ। और सरस्वती पांडे, पुनीत राय को भी पढ़ी हूँ लेकिन ज़्यादा नहीं पढ़ पाई हूँ पुनीत राय को। लेकिन ये जो सरस्वती पांडे हैं इसको तो अनगिनत 2021 से ही मैं पढ़ती आ रही हूँ, सोच लीजिए। तो इसको आप लोग सरस्वती पांडे की पुस्तक को कम मत समझिएगा, इसमें क्या नहीं है, सब कुछ है, बस हमें इसमें से मोती को चुनना है, निकालना है। इसको जितनी बार हम लोग पढ़ेंगे ना तो ऐसा लगेगा कि अरे ये नया मिल गया, ये तो पढ़े ही नहीं थे, कभी देखे ही नहीं थे। तो इसको आप लोग बस मन से पढ़ लीजिए, देखिए आप लोग को कोई नहीं रोक सकता है। तो शैलेश मटियानी का है दो दुखों का एक सुख, सुहागिनी तथा अन्य कहानियां, हारा हुआ, तीसरा सुख। देखिए तीसरा सुख 72 का है, महाभोज। अब ये देखिए 2 लोग का मिलता है महाभोज, एक किसका मिलता है आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। मैं समझूंगी कि नहीं वाकई में आप लोग मेरा पूरा वीडियो देखते हैं कि बस ऐसे ही, ठीक है। ताकि मुझे भी अच्छा लगेगा आगे वीडियो बनाने में ना, मुझे अच्छा लगेगा कि नहीं आप लोग पढ़ रहे हैं। अब बताइएगा कि जो महाभोज है ये शैलेश मटियानी का, तो एक दूसरा वाला महाभोज किसका है, और वो बहुत ही प्रसिद्ध है। और एक है चीर, 1976 का। तो शैलेश मटियानी का दो दुखों का एक सुख, सुहागिनी तथा अन्य कहानियां, हारा हुआ 70 का है, हारा हुआ, तीसरा सुख 72, महाभोज 75, चील 76। अब है रामदरस मिश्र, ये इनको तो VVI लगा लीजिएगा, ये तो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं और इनको कंठस्थ भी करना है रामदरस मिश्र को। तो रामदरस मिश्र का है खाली घर 69, एक वह 74, दिनचर्या 79, सर्पदंश 82, वसंत का दिन 82, अपने लिए 92, आज का दिन 96, एक कहानी लगातार 97, फिर कब आएंगे 98, विदूषक 2002। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैं इसको कैसे याद रखी हूँ, देखिए मुझे याद है। जो रामदरस मिश्र हैं ये खाली घर में रहते हैं, एकदम बूढ़े व्यक्ति हो गए हैं, इनके बेटे बहू इनके साथ नहीं हैं, ये खाली घर में अकेले रहते हैं और याद करते हैं कि एक वह दिनचर्या था जब इनके बेटे, इनके परिवार इनके साथ में रहते थे, ठीक है। तो ऐसे जानते हैं हम लोग जब किसी से कॉन्टेक्ट कोडिंग करेंगे तभी हम लोग को याद रहेगा लंबे समय से, और हमें कोडिंग भी करना है तो व्यवहारिक कोडिंग करना है कि याद रहे। तो जो रामदरस मिश्र हैं ये बूढ़े हो गए हैं, अकेले खाली घर में हैं, खाली घर में अकेले हैं, 69 साल की इसकी उम्र हो गई है।
और याद करें कि एक वह दिनचर्या था। ठीक है, फिर इनको सर्पदंश होने लगता है। जब याद करते हैं अपने पुराने समय को तो सर्पदंश होने लगता है। कहते हैं कि बसंत का दिन कब आएगा अपने लिए, आज का दिन एकदम बेकार हो गया है। ठीक है, सोच रहे हैं, खाली घर में बैठे हुए हैं और कह रहे हैं कि एक वह दिनचर्या था, तभी इनको सर्पदंश होने लगता है। सर्पदंश के समान इनका जो है हृदय हो जाता है और कहते हैं कि बसंत का दिन अपने लिए कब आएगा। आज का दिन भी एक कहानी लगातार बन गया। फिर कब आएंगे विदूषक बन करके, जो पुराने दिन है वो कब आएंगे विदूषक बन करके। तो रामदरस मिश्र, खाली घर, एक वह दिनचर्या, सर्पदंश, वसंत का दिन अपने लिए, आज का दिन भी एक कहानी लगातार, फिर कब आएंगे विदूषक। उम्मीद करती हूँ आप लोग को याद हो गया होगा रामदरस मिश्र की कहानी। अब शेखर जोशी को हम लोग पढ़ेंगे। तो जो शेखर जोशी हैं इनकी कहानी है कोसी का घटवार। बहुत ही अच्छी कहानी है। इस बहुत मार्मिक कहानी है, ये समझ लीजिए। मैं तो रो दी थी इस कहानी को पढ़ते समय। आप लोग को समय मिलेगा तो ये कहानी जरूर पढ़िएगा, यूजीसी नेट में भी लगा हुआ है। तो कोसी का घटवार 1958 का है। साथ के लोग 78 का है। हलवाहा 81 का है। मेरा पहाड़ 89 का है। नौरंगी बीमार है 90 का। डांगरी वाले 94 का है। ये इनका एक और भी मिलता है, बदबू। बदबू, और ये पूछा भी जाता है तो इसको यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा। जो जो जैसे प्रसिद्ध है उसको ऐड करते हुए चलिएगा, मैं ऐड करवाती रहूंगी। तो शेखर जोशी जोश में आकर के कोसी का घटवार भरते हैं। साथ के लोग उनके रहते हैं। फिर हलवाहा भी होते हैं। फिर मेरे पहाड़ पर जाते हैं और वहीं देखते हैं कि नौरंगी बीमार हो जाता है, डांगरी वाले और बदबू। तो शेखर जोशी कोसी का घटवार 58 का, सात के लोग 78 का, हलवाहा 81, मेरा पहाड़ 89, नौरंगी बीमार है 90, डांगरी वाले 94 और बदबू। बदबू का डेट नहीं मिलता है। ठीक है, अगर आप लोगों को कहीं से मिल जाता है तो आप लोग ऐड कर लीजिएगा। अब है ज्ञान रंजन। तो ये इनका है फेंस के इधर उधर 1968, यात्रा 71, क्षण जीवी 77, सपना नहीं 77। तो इनका डेट भी याद करने में ज़्यादा वो नहीं होगा। फेंस के इधर उधर 68 का है, यात्रा करते हैं 71 में, और 77 में 2 है, क्षण जीवी और सपना नहीं। तो ज्ञान रंजन है, सॉरी ज्ञानचंद में लग रहा है पढ़ रही थी, ज्ञान रंजन है। तो इनका क्षण जीवी महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। और सपना नहीं ये भी, और फेंस के इधर उधर लगभग सभी महत्वपूर्ण ही है। जो भी परीक्षा में पूछ दिया जाए वो महत्वपूर्ण है। काशीनाथ सिंह, काशीनाथ सिंह का है लोग बिस्तरों पर 68 में, सुबह का डर 75 में, आदमी नामा 78 में, नई तारीख 79 में, कल की फटे हाल कहानियां 80 की है, सदी का सबसे बड़ा आदमी 86 का है। अब देखिए इसको मैं कैसे याद की थी। जो काशीनाथ सिंह है ना, काशीनाथ, इनको हम कोडिंग किए हैं काशी यानी बनारस। ठीक है, तो काशी के लोग जो है ना 6 से 8 बजे तक बिस्तर पर ही रहते हैं। काशी के लोग बिस्तरों पर ही रहते हैं 6 से 8 बजे तक, जल्दी उठते नहीं है सुबह में। तो काशी के लोग बिस्तर, काशी से हो जाएगा काशीनाथ सिंह, लोग बिस्तरों पर 6 से 8 बजे तक रहते हैं तो 68। सुबह का डर भी उनको नहीं रहता है, बिंदास सोए रहते हैं। ठीक है, आदमी नामा है वो भाई, और तारीख पर तारीख आती है लेकिन उनको कोई मतलब नहीं है। कल की फटे हाल कहानियां सुनाते हैं लेकिन सदी का सबसे बड़ा आदमी भी बन जाते हैं। तो काशी में लोग बिस्तरों पर रहते हैं, सुबह का डर, आदमी नामा, नई तारीख, कल की फटे हाल कहानियां, सदी का सबसे बड़ा आदमी। जगदीश चतुर्वेदी का है निहंग, अंधेरे का आदमी, चर्चित कहानियां, विवर्त। विवर्त एक और कहानी मिलती है शिवानी की, इसको याद रखिएगा, शिवानी की। विवर्त शिवानी की भी मिलती है, और एक उपन्यास मिलता है जैनेन्द्र का। तो यहीं पे लिख लीजिएगा ऐसे, क्या कहते हैं, विवर्त जो है, हमें लग रहा है कि शिवानी की भी कहानी है कि उपन्यास, ये तो अच्छे से याद नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ लिख लीजिएगा जैनेन्द्र का उपन्यास विवर्त नाम से, ऐसे जैनेन्द्र का उपन्यास और शिवानी का भी। तो जैसे जब भी इसको पढ़ेंगे तो विवर्त तीनों लोगों का यही कंठस्थ हो जाएगा आप लोगों को। अब है दूधनाथ सिंह। ये दूधनाथ सिंह वही है, काशीनाथ सिंह के भाई हैं। काशीनाथ सिंह, दूधनाथ सिंह और नामवर सिंह, तीनों लोग भाई हैं, और ये हमारे चंदौली जिले के ही हैं तीनों लोग। अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे दूधनाथ सिंह को। तो सपाट चेहरे वाला आदमी 67 का है। सुखांत 71 का। पहला कदम, ठीक है, पहला कदम 76 का। माई का शोक गीत, नमो अंधकार, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे निष्कासन।
तो जो दूध नाथ सिंह है, अक्सर आप लोग देखे होंगे दूध वाले जो होते हैं वो घर में सबको लाते हैं दूध देने के लिए, ठीक है। तो उनका चेहरा कैसा होता है? सपाट चेहरा होता है। सपाट चेहरे वाले आदमी होते हैं जो दूध देने आते हैं, ग्वाला दूध वाला। तो दूध नाथ सिंह को जैसे हम लोग दूध वाले कोडिंग कर लेंगे, ये ठेस किसी को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है, बस हमें याद करना है किसी तरह से। तो दूधनाथ सिंह यानी दूध देने वाला जो व्यक्ति होता है उसका सपाट चेहरा होता है, सपाट चेहरे वाला आदमी होता है। और ये वो हमेशा सुखी से रहता है, सुखांत रहता है, एकदम कोई गम नहीं रहता, एकदम अपना काम करता रहता है एकदम सुख से। फिर पहला कदम जैसे ही रखता है हमें दूध देने के लिए हमारे घर में, तो पहला कदम रखते ही वो माई का शोक गीत गाने लगता है। फिर नमो अंधकार करने लगता है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे की बात करने लगता है। तो जब कोई हमारे घर में आकर के शोक गीत गाएगा तो उसको हम बैठाएंगे कि उसका हम निष्कासन कर देंगे? उसको हम निकाल देंगे ना, तो उसको निष्कासन कर दिए, ठीक है। तो आप लोग को याद हो गया कि जो दूधनाथ सिंह है, दूध बेचने वाला आदमी कैसा होता है? सपाट चेहरे वाला आदमी होता है, सुखांत सुखी से रहता है। लेकिन जैसे ही हमारे घर में पहला कदम रखता है, अपना दूध देने के लिए आता है, तभी माई का शोक गीत गाने लगता है, नमो अंधकार करता है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे की बात करने लगता है, तभी हम उसका निष्कासन कर देते हैं, नहीं भैया जल्दी दूध दो और तुम जाओ जल्दी से यहाँ से। अब हम लोग पढ़ेंगे गिरिराज किशोर को। तो गिरिराज किशोर, इनका जो है 4 मोती बेयाब 63 का है, नीम के फूल 64 का है, पेपर वेट 67 का है, रिश्ता तथा अन्य कहानियां शहर दर शहर, हम प्यार कर लें 80 का है, शहर दर शहर 76 का है, जग तारणी 81 का है, यह देह किसकी 90 का, आद्रे की प्रेमिका 95 का है। तो देखिए इसका कोडिंग है कि जो गिरिराज किशोर हैं इनका 4 मोती बेयाब यानी खो गया था, 4 मोती बेयाब हो गया 63 में। तो ये क्या करते हैं कि कुछ नीम के फूल लेते हैं और पेपर वेट लेते हैं, ठीक है, और अपने रिश्तेदारों में चले जाते हैं ढूंढने के लिए। किसको ढूंढने के लिए? 4 मोती जो इनका बेयाब हुआ रहता है। तो गिरिराज किशोर की 4 मोती बेयाब हो जाती है, नीम के फूल और पेपर वेट लेकर के रिश्तेदारों में खोजने के लिए चले जाते हैं, रिश्ता और अनकाने हो गया। फिर शहर दर शहर भटकते हैं, शहर दर शहर भटकते हैं 4 मोती ढूंढने के लिए। और फिर अब वहाँ देखिए क्या होता है इनके साथ, देखिएगा। आप लोग बुरा नहीं मानिएगा, मुझे बस किसी तरह से याद करना था, मैं अपना ही कोडिंग बता रही हूँ, मैं किसी तरह से बनावटी वगैरह नहीं बता रही हूँ, ठीक है। तो ये शहर दर शहर जब भटकते हैं तो इनको जो है 4 मोती जो खो गई उसका शुद्ध नहीं रहता है। अब ये कहते हैं अच्छा ठीक है, जब हम शहर में आ गए तो हम प्यार कर लें। तो हम प्यार कर लें किससे? जगतारणी से, ठीक है। जगतारणी से प्यार करते हैं और कहते हैं यह देह किसकी है? तो सभी लोग कहते हैं अरे भैया तू जिससे प्यार कर रहा है वो आद्रे की प्रेमिका है, तू गलत जगह फंस गया है, ठीक है। तो जो गिरिराज किशोर हैं उनकी 4 मोती बेयाब हो जाती है, नीम के फूल और पेपर वेट लेकर के खोजने जाते हैं। तो शहर दर शहर भटकते हैं और वहां पे पहुंचते हैं तो सोचते हैं थोड़ा हम प्यार कर लें जगतारणी से। फिर जगतारणी से जब प्रेम करते हैं तो कहते हैं अरे ये देह किसकी है? तो फिर इनको सब लोग बताते हैं कि ये तो आद्रे की प्रेमिका है, इसके चक्कर में तुम झूठे पड़ गए। तो ये है गिरिराज किशोर की कहानी है इतना। अब है हिमांशु जोशी। हिमांशु जोशी का है अंततः रथ चक्र, मनुष्य चिन्ह, जलते हुए डैने, सागर तट के शहर। अंततः 65 का है। ये उतना इनकी कहानियां उतना प्रसिद्ध नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग याद कर लेंगे, ठीक है। तो जो हिमांशु जोशी है ये अंततः रथ चक्र अंततः 65 का है, रथ चक्र 75 का है, मनुष्य चिन्ह 76 का है, जलते हुए डैने 80 का है, सागर तट के शहर 2005। तो हिमांशु जोशी को ऐसे कोड करेंगे, हिमांशु जोशी जोश में आकर के अंततः रथ चक्र पर बैठ गए। किस लिए? मनुष्य चिन्ह के लिए। हिमांशु जोशी जोश में आकर के अंततः रथ चक्र पर बैठ ही गए 75 में, मनुष्य चिन्ह के लिए जलते हुए डैने को लेकर के सागर तट के शहर में चले गए, जलते हुए डैने को लिए और सागर तट के शहर पर चले गए। अब रमेश चंद्र शाह हैं। तो इनका है जंगल में आग 79 का, मुहल्ले का रावण 32 का, मानपत्र 92 का और थिएटर 98 का है। और भी है, देख लेते हैं, नहीं और नहीं है। तो ये जो रमेश चंद्र शाह जी हैं इनको पता चलता है कि जंगल में आग लग गई है, जंगल में आग 79 में लगी है। तो ये मोहल्ले में आकर के शोर करने लगते हैं, अरे भाई जंगल में आग लग गई, जंगल में आग लग गई। तो ये मोहल्ले का रावण बन करके शोर करने लगते हैं। फिर सब लोग इनका जो है विश्वास करते हैं। फिर मानपत्र और थिएटर, मानपत्र लेकर के थिएटर में चले जाते हैं मूवी देखने के लिए। इधर घर में आकर के शोर कर दिए कि जंगल में आग लग गई है, मोहल्ले का रावण बन करके। फिर अपने पास मानपत्र लिए, मानपत्र को वो पहचान पत्र कर लीजिए, ठीक है। तो मानपत्र लिए और थिएटर में चले गए मूवी देखने के लिए। अब है गोविंद मिश्र। गोविंद मिश्र का है नए पुराने माँ बाप 1973, अंतःपुर 1976, रगड़ खाती आत्माएं 1978, धांसू 1978, अपाहिज 1980,
खुद के खिलाफ 1981, खाक इतिहास 1984, पगला बाबा 1987, आसमान कितना नीला है 1992, हवाबाज 1998, मुझे बाहर निकालो 2004। तो ये हैं गोविंद मिश्र। तो इनका नए पुराने माँ बाप को थोड़ा सा कंठस्थ कर लीजिएगा, ये महत्वपूर्ण है। रगड़ खाती आत्माएं भी हैं, पगला बाबा, ठीक है। अब है महीप सिंह। तो सुबह के फूल 1959 में, उजाले के उल्लू 1964 में, घिराव 1968 में, कुछ और कितना 1973 में, कितने संबंध 1979, दिल्ली कहाँ है 1985। तो इसको देखिए हम कैसे याद किए थे। पहले गोविंद मिश्र को ही बताती हूँ। गोविंद मिश्र नए पुराने माँ बाप को छोड़ करके अंतःपुर में चले गए। जो माँ बाप को छोड़ेगा तो क्या होगा, उसकी आत्मा रगड़ ही खाएगी ना। तो नए पुराने माँ बाप को छोड़ करके अंतःपुर चले गए रगड़ खाती आत्माएं। फिर धांसू अपाहिज बन गए, खुद के खिलाफ ही खाक इतिहास, पगला बाबा के पास गए, आसमान कितना नीला है, हवाबाज बन गए, मुझे बाहर निकालो। तो ये सब गोविंद मिश्र का है। महीप सिंह सुबह के फूल लेने के लिए उजाले के उल्लू बन जाते हैं, तभी सब लोग इनका घिराव करने लगते हैं। कुछ और कितना, कितने संबंध, दिल्ली कहाँ है, ये है महीप सिंह का। हृदयेश, हृदयेश का है अंधेरी गली का रास्ता। याद रख लीजिए, इतना फेमस नहीं है ये लोग, लेकिन भाई हम लोग पढ़े रहेंगे तो अगर आ जाएगा परीक्षा में कहीं पूछ देगा तो हम लोग सही भी कर लेंगे। तो हृदयेश का है अंधेरी गली का रास्ता, इतिहास। अब एक बताइएगा, एक और इतिहास नाम से कहानी ही है, वो किसकी है? उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी भी है, किसकी है? यशपाल की उत्तराधिकारी एक है, और एक हृदयेश की भी उत्तराधिकारी है। अमर कथा 84 का है, नागरिक 92 का है 1992, रामलीला 1993, सम्मान 1996, सन 1920 1999, उसी जंगल समय में 2004। तो हृदयेश का है अंधेरी गली का रास्ता 1977, इतिहास 1981, उत्तराधिकारी 1981, अमर कथा 1984, नागरिक 1992, रामलीला 1993, सम्मान 1996, सन 1920 1999, उसी जंगल समय में 2004। अब है माहेश्वर का, इसको भी पढ़ लेते हैं। माहेश्वर, स्पर्श, माहेश्वर का स्पर्श है 1979, डीपी सिंह की डिस्पेंसरी, इसको एकदम कंठस्थ कर लीजिएगा, ये पूछा जाता है। डीपी सिंह की डिस्पेंसरी किसकी है? तो माहेश्वर की है, 1986 की है। मास्टर सेवाराम का सपना, मास्टर सेवाराम का सपना, हंसने वाली औरत। देखिए मास्टर सेवाराम का सपना ऐसा लग रहा है कि जैसे विवेकी राय का है, ठीक है, लेकिन इसको याद रखिएगा, ये माहेश्वर का है। डीपी सिंह की डिस्पेंसरी, मास्टर सेवाराम का सपना, दोनों माहेश्वर का है, और हंसने वाली औरत भी। कामता नाथ का है छुट्टियां, तीसरी सांस, छुट्टियां 77 का, तीसरी सांस, जब छुट्टियां मिल जाती है तो उसी समय 77 में ही तीसरी सांस लेते हैं, कहते हैं अब सब ठीक हो जाएगा जब छुट्टी मिल गई तो। शिकस्त 92 में, और रिश्ते नाते 98 में। तो जो कामता नाथ हैं इनका है छुट्टियां, छुट्टियां मिलते ही तीसरी सांस लेते हैं ये। फिर कहते हैं सब ठीक हो जाएगा, शिकस्त किस बात का लेना है जब रिश्ते नाते अपने हैं तो। अब है विवेकी राय, विवेकी राय महत्वपूर्ण है, इनको याद रखिएगा। तो विवेकी राय का है नई कोयल 1975, गूंगा जहाज 1977, बेटे की बिक्री 81 का है, कालातीत 82 का है, चित्रकूट के घाट पर 88 का, बस मैं 88 कर रही हूँ, आप लोग 19 जोड़ लीजिएगा। सर्कस 2005 का है। तो विवेकी राय नई कोयल 1975, गूंगा जहाज 1977, बेटे की बिक्री 1981, कालातीत 1982, चित्रकूट के घाट पर 1988, सर्कस 2005 का है। अब है संजीव। तो संजीव को भाई याद रखिएगा, इनको बताइएगा कि संजीव की किस उपन्यास पर साहित्य अकादमी मिला है, कमेंट में बताइएगा आप लोग, ठीक है। तो संजीव का है सफरनामा 81 में, भूमिका तथा अन्य कहानियां 1987, इनको साहित्य अकादमी मिल चुका है, ये अपने आप में ही प्रसिद्ध हो गए, ठीक है। तो इनका हर चीज याद रखिएगा। सफरनामा 81, भूमिका तथा अन्य कहानियां 87, प्रेत मुक्ति 1991, दुनिया की सबसे हसीन औरत 1993, प्रेरणा स्रोत तथा अन्य कहानियां 95, ब्लैक होल, इसको याद रखिएगा, ब्लैक होल 97, खोज 99, गति का पहला सिद्धांत भी फेमस है, गति का पहला सिद्धांत 2004,
गुफा का आदमी 2006। तो ये थे संजीव। इनका एक और है यहाँ पे ना, ऐड कर लीजिए आप लोग। संजीव का वो है झूठी तेतरी, झूठी है तेतरी दादी। तो यहाँ पे लिख लीजिए झूठी है तेतरी दादी। ये बहुत प्रसिद्ध है इसलिए मैं यहाँ लिखवा ली हूँ। आप लोग सरस्वती पांडे की बुक आप लोग के पास होगी, वहां पे नोट कर लीजिएगा। एक और मिलता है इनका अपराध। अपराध जितना भी नया चीज मिलता है उसी पांडे में नोट करते जाइए, ताकि आखिरी समय जब भी आप लोग पढ़ें तो सब कुछ आप लोग को उसी पांडे में मिल जाए। जो है वो तो मिलेगा ही, जो नहीं है बाहर से नोट किए रहेंगे वो भी मिल जाएगा। मिथिलेश्वर को अब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। मिथिलेश्वर का है बाबूजी 1975, बंद रास्तों के बीच 1978, दूसरा महाभारत 1979, मेघना का निर्णय महत्वपूर्ण है। मेघना का निर्णय, गांव के लोग, गांव के लोग 1981, विग्रह बाबू 1982, तिरिया जन्म 1982 का ही है। हरिहर काका 83, माटी की महक धरती गांव की 1987, एक में अनेक 1987, एक थे प्रोफेसर बी लाल, बी लाल 1993, भोर होने से पहले 1994, चल खुसरो घर आपने, ये महत्वपूर्ण है, ये भी आई कर लीजिएगा। चल खुसरो घर आपने 2000 का है। माटी की महक धरती की गांव, इसको भी VVI कर लीजिएगा। जमुनी 2001। तो ये थे हमारे मिथिलेश्वर की है। मिथिलेश्वर बाबूजी, बाबूजी बंद रास्तों के बीच में दूसरा महाभारत कर देते हैं। फिर मेघना का निर्णय होता है, गांव के लोग विग्रह बाबू के पास जाते हैं, तिरिया जन्म की बात करते हैं हरिहर काका से, माटी की महक धरती गांव की होती है, एक में अनेक लोग हो जाते हैं, और कहते हैं कि एक थे प्रोफेसर बी लाल जो भोर होने से पहले चल खुसरो घर आपने जमुनी के साथ। अब है सानी। सानी यानी गुलशेर खां सानी, इनका पूरा नाम है गुलशेर खां सानी। बबूल की छांव 1958 का है। डाली नहीं फूलती 59 का। छोटे घेरे का विद्रोह 64 का। शर्त का क्या हुआ 75 का। बिरादरी तथा अन्य कहानियां सड़क पार करते हुए रहेगा, सड़क पार करते हुए बना लीजिएगा इसको। तो गुलशेर खां सानी का है बबूल की छांव 58 में। गुलशेर खां सानी बबूल की छांव में रहते हैं, डाली नहीं फूलती है फिर भी उसके छाया में रहते हैं। छोटे घेरे का विद्रोह करते हैं। शर्त क्या हुआ, शर्त का क्या हुआ ये भी पूछते हैं। बिरादरी तथा अन्य कहानियां सड़क पार करते हुए। अब है राकेश वत्स। तो राकेश वत्स का है अतिरिक्त तथा अन्य कहानियां 70 का है। अंतिम प्रजापति, अभियुक्त, अंतिम प्रजापति 75 का है। अभियुक्त 79 का है। शुरुआत 80 का है। एक बुध और 86 का है। एक बुध और 1986 का है। तो ये थे राकेश वत्स, ठीक है, सक्रिय कहानी वाले। अतिरिक्त तथा अन्य कहानियां, अंतिम प्रजापति, अभियुक्त। अंतिम प्रजापति बनकर के अभियुक्त होते हैं, फिर शुरुआत करते हैं एक बुध और 1986 यहाँ भी लिखा हुआ है, मैं उसी पेज पर लिख दी हूँ। आगे देखिए, सेवाराम यात्री का कहानी है जीनियस की दुम। बहुत अच्छे से याद रखिएगा सेवाराम यात्री को। जीनियस की दुम, अनासक्त, दूसरे चेहरे 1971 का है। दूसरे चेहरे, केवल पिता 1978 का है। केवल पिता सेवाराम यात्री का है। और पिता जो है किसका है, सिर्फ पिता किसका है, ये नेट में लगी हुई कहानी है। इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अकर्मक क्रियाएं 81 का है। तो सेवाराम यात्री, जीनियस की दुम, अनासक्त, दूसरे चेहरे, केवल पिता, अकर्मक क्रिया। बादशाह हुसैन रिजवी का है टूटता हुआ भय 1986 ईस्वी का है, ठीक है। कहाँ गया, बादशाह हुसैन रिजवी का है टूटता हुआ भय 1986 का है। पीड़ा गणेशिया की 1994 का है। चार मेहराबों वाली दलान, ये चार मेहराबों वाली दलान पूछा जाता है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। बादशाह हुसैन रिजवी का है। एक बार पुनः देखिए, बादशाह हुसैन रिजवी, टूटता हुआ भय, इनका टूटता हुआ भय होता है पीड़ा गणेशिया की चार मेहराबों वाली दलान में। धीरेन्द्र अस्थाना, धीरेन्द्र अस्थाना हाशिए की, लोग हाशिए पर आदमी खोर 82 में, लोग हाशिए पर 80 में, मुहिम निकालते, लोग हाशिए पर आदमी खोर बनकर के मुहिम निकालते हैं, मुहिम 84 का है। और कहते हैं खुल जा सिमसिम
विचित्र देश की प्रेम कथा सुनाते हैं और कहते हैं जो मारे गए। तो धीरेन्द्र अस्थाना लोग हाशिए पर आदमी खोर बन जाते हैं। लोग हाशिए जो चारा काटने वाला नहीं एक होता है हाशिया, तो वही धीरेन्द्र अस्थाना करें कि लोग जब हाशिए ले लेते हैं तो आदमी खोर बन जाते हैं और कोई मुहिम चलाने लगते हैं और कहते हैं कि खुल जा सिन सिन खुल जा, विचित्र देश की प्रेम कथा सुनाते हैं जो मारे जाएंगे। अब है बदी उज्मा। बजी उद्मा का है अनित्य, पुल टूटते हुए, चौथा ब्राह्मण। देखिए पुल टूटते हुए विष्णु प्रभाकर का भी है, इसको याद रखिएगा, विष्णु प्रभाकर का। और इनका है बदी उज्मा का अनित्य, पुल टूटते हुए, चौथा ब्राह्मण। विजय मोहन सिंह का है टट्टू सवार 1971, एक बंगला बने न्यारा 82, शेर पुर 15 मील 1995, गमे हस्ती का हो किससे 2000 में। तो विजय मोहन का है टट्टू सवार, एक बंगला बने न्यारा, शेरपुर 15 मील, गमे हस्ती का हो किससे 2000 का है। अब्दुल बिस्मिल्ला टूटा हुआ पंख लिए रहते हैं, कितने कितने सवाल पूछते हैं, रैन बसेरा में जाकर के कहते हैं अतिथि देवो भव रफ रफ मेल। तो अब्दुल बिस्मिल्लाह जो हैं बिस्मिल्लाह करते हैं, टूटा हुआ पंख लेकर के कितने कितने सवाल करते हैं 84 में। फिर रैन बसेरा में अतिथि देवो भव कहते हैं, रफ रफ मेल 2000 का है। नरेंद्र कोहली का है परिणति 69 का है, कहानी का अभाव 77 में, दृष्टि देश में एकाएक 79 का है, संबंध 80 का, सटल 82 का। नरेंद्र कोहली का सब प्रसिद्ध है, सबको याद रखिएगा। परिणति 69 का है, कहानी का अभाव नरेंद्र कोहली, देश की दृष्टि में एकाएक 79 नरेंद्र कोहली, संबंध 1980 नरेंद्र कोहली, सटल 1982 नरेंद्र कोहली। भीमसेन त्यागी का है दीवारें ही दीवारें, जबान जबान ये दे चुके हैं, दीवारें ही दीवारें, सब कुछ त्याग चुके हैं भीमसेन त्यागी। भीमसेन त्यागी दीवारें ही दीवारें, जबान 80 का, दीवारें दीवारें 70, 10 साल के बाद 80 में जबान लिखते हैं। मधुकर सिंह का है पूरा सन्नाटा 71 में, पहला पाठ 79 में। अभी हम लोग पढ़ के आए हैं पहला पाठ भीष्म साहनी का भी है, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा कोष्टक में कि भीष्म साहनी का भी है, ठीक। तो पहला पाठ अभी 2 लोग का मिला, किसका किसका, भीष्म साहनी का और मधुकर सिंह का। अब सतीश जमाली का है प्रथम पुरुष 1972, थके हारे 1975, ठाकुर संवाद जो है 1978, ये हैं सतीश जमाली। सतीश जमाली प्रथम पुरुष, थके हारे संवाद ठाकुर से करते हैं प्रथम पुरुष बन करके। बलराम का है कलम हुए हाथ, मालिक के मित्र अनचाहे सफर। तो जो बलराम हैं ये कलम हुए हाथ, जैसे ही कलम इनके हाथ में जाती है ये मालिक के मित्र बन जाते हैं और अनचाहे सफर भी करने लगते हैं बलराम। योगेश का है टूटा हुआ कोना 1977 का, अभरक के फूल याद रखिएगा योगेश का, ठीक है। अभरक के फूल 79 का, योगेश गुप्त। उन 2 शहरों की तरह 1982, कैमरे के गर्भ से 1982, परा स्वप्न 1988, मेरे अंतरिक्ष 1988, ओलमा 1992। तो ये रहे योगेश। टूटा हुआ कोना, अबरक के फूल, उन 2 शहरों की तरह, कैमरे के गर्भ से, परा स्वप्न, मेरे अंतरिक्ष, ओलमा। ओलमा को और अबरक के फूल को अच्छे से याद रखिएगा। बटरोही दिवा स्वप्न 78 में, सड़क का भूगोल 85 में, आगे के पीछे 89 में, अनाथ मोहल्ले के टुलादा, इसको याद रखिएगा, अनाथ मोहल्ले के टुलदा 90 का है, हिडिम्बा के गांव में 2000 का है। ये बटरोही का हिडिम्बा के गांव में बहुत प्रसिद्ध है। तो अभी हम लोग देखे हैं बटरोही की कहानी को, एक बार पुनः देखते हैं। बटरोही को दिवा स्वप्न आता है तो सड़क का भूगोल लिखने लगते हैं आगे के पीछे से, अनाथ मोहल्ले के ठुलदा हो जाते हैं, हिडिम्बा के गांव में चले जाते हैं। उदय प्रकाश दरियाई घोड़ा तिरीच 89 का है, तिरीच। और अंत में प्रार्थना करते हैं 94 में, पाल गुमरा का स्कूटर 97 में, पीली छतरी वाली लड़की 2001, दत्तात्रेय का दुख 2002 का है, मोहन दास है तो 2010 का है। तो उदय प्रकाश दरियाई घोड़ा बन करके तिरछा देखते हैं, तिरछा देखते हैं, दरियाई घोड़े बन जाते हैं। और अंत में प्रार्थना करते हैं कि पाल गुमरा का स्कूटर किसी तरह से मुझे मिल जाए। फिर पीली छतरी वाली लड़की आती है, दत्तात्रेय का दुख और मोहनदास पर इनको साहित्य अकादमी मिला है, याद रखिएगा। अब है रमेश उपाध्याय।
तो रमेश उपाध्याय का है जमी हुई झील, 69 का है। शेष इतिहास 1973 का है। नदी के साथ 1976। चातुर्दिक, देखिए यहाँ पे लिख लीजिएगा, चातुर्दिक जो है शिव प्रसाद गुप्त का उपन्यास भी है, शिव प्रसाद का, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे चातुर्दिक शिव प्रसाद गुप्त का भी याद हो जाएगा और रमेश उपाध्याय का भी याद हो जाएगा। पैदल अंधेरे में, बदलाव से पहले 81 में, राष्ट्रीय राजमार्ग 84 में, किसी देश के किसी शहर में 1987 में, कहाँ हो प्यारे लाल, ठीक है। कहाँ हो प्यारे लाल, ये जो है इसका डेट नहीं दिया है, 91 का है, दूसरे पेज पे है, 91 का है। अर्थतंत्र तथा अन्य कहानियां 96 का है। अब है योगेश कुमार। योगेश कुमार का है परामर्श। परामर्श 1986 का है। मिथ्या चक्र 1987। अब ये योगेश कुमार है, दूसरे से परामर्श लेंगे तो मिथ्या चक्र में फंसी जाएंगे। स्वयं प्रकाश, मात्रा और भार 1974 का है। स्वयं प्रकाश, मात्रा और भार 1974। सूरज कब निकलेगा 80। आएंगे अच्छे भी दिन, हम भी अच्छे दिन आने के लिए वोट दिए थे, लेकिन इतने अच्छे दिन आ गए कि क्या ही बताएं। तो आएंगे अच्छे भी दिन 1991 में। आदमी जात का आदमी 1994। अगली किताब आसमां कैसे कैसे, अगले जन्म 2002, संधान 2006। तो ये हैं स्वयं प्रकाश। स्वयं प्रकाश, हमें स्वयं के अंदर प्रकाश लाना है, तो हमारी भार और मात्रा बढ़ानी होगी, हमें परिश्रम करनी होगी, तभी तो कहेंगे हम कि सूरज कब निकलेगा, कब अच्छे दिन आएंगे हमारे भी, ठीक है। सूरज कब निकलेगा हमारा भी सूरज कब निकलेगा, जब स्वयं प्रकाशित होना है हमें, तो हम यही ना कहेंगे कि मात्रा और भार अपना बढ़ाएंगे और हम ये सोचेंगे कि हमारा सूरज कब निकलेगा, कब अच्छे दिन आएंगे, आएंगे अच्छे भी दिन। आदमी जात का आदमी, अगली किताब, कितना किताब पढ़ चुकी है, अगली पिछली सब। आसमां कैसे कैसे, अगले जन्म, संधान। शिव मूर्ति का है केसर कस्तूरी 1991 का है। केसर कस्तूरी 1991 का शिव मूर्ति का है। अब है चंद्र किशोर जायसवाल। तो चंद्र किशोर जायसवाल को पढ़ते हैं, इनकी कहानियों को देखते हैं, इन्होंने कितनी कहानियां लिखी है। तो इनका है मर गया दीपनाथ, ये 2021 टीजीटी में पूछा गया प्रश्न है, इसको याद रखिएगा। मर गया दीपनाथ 1997 में, चंद्र किशोर जायसवाल। हिंगवा घाट का पानी रे 1999। जंग 2002। दुखिया दास कबीर 2003। नकबेसर कागा ले भागा 2003, किताब में लिखा है 2003। आघात पुरुष 2005। तर्पण 2006। इनका तो सब महत्वपूर्ण है, सबको याद रखिएगा, सबको कंठस्थ कर लीजिएगा। चलिए एक बार मेरे साथ कंठस्थ कीजिए। चंद्र किशोर जायसवाल। चंद्र किशोर जायसवाल कहते हैं मर गया दीपनाथ। कैसे मरा, हिंगवा घाट का पानी पी लिया था, हिंगवा घाट का पानी पी करके मर गया दीपनाथ। फिर जंग लग जाती है, फिर दुखिया हो जाते हैं, कौन, दास कबीर। दास कबीर दुखिया हो जाते हैं, दुखिया दास कबीर। इसीलिए नकबेसर, किस लिए कबीर दास दुखी रहते हैं कि उनका नकबेसर कागा लेकर के भाग जाता है। किताब में लिखा है कि आघात पुरुष तर्पण दे दिया, किताब में लिखा है आघात पुरुष तर्पण किया अपना। तो ये थे चंद्र किशोर जायसवाल का। अब है शालिग्राम शुक्ल का है सिर्फ एक ही, काला हंस। शालिग्राम शुक्ल, काला हंस। रामदेव शुक्ल का है उजली हंसी की वापसी, ठीक है। वो एक आंख दबाते हैं ना रामदेव बाबा, तो उन्हीं से याद रख लीजिएगा। यहाँ रामदेव शुक्ल को रामदेव बाबा कर लीजिए। उजली हंसी की वापसी, एक आंख दबा करके उजली हंसी की वापसी करते हैं, पतिव्रता बनते हैं, माटी बाबा की कहानी सुनाते हैं, नीलाम घर कर देते हैं। तो जो रामदेव हैं, उजली हंसी की वापसी, पतिव्रता, माटी बाबा की कहानी, नीलाम घर। आगे हैं गिरीश चंद्र श्रीवास्तव। गिरीश चंद्र श्रीवास्तव का कांटा सपने का सच 2005। इनका दो ही कहानी है, कांटा लग गया, सपने का सच। नवनीत मिश्र का है मणिया और जख्म 1987 का। मैंने कुछ नहीं देखा 1992। किया जाता है सबको बाइज्जत बरी, ये याद रख लीजिएगा, किया जाता है सबको बाइज्जत बरी, नवनीत मिश्र का है। जो नहीं कहा गया 2004 का है। तो नवनीत मिश्र का है मणिया और जख्म। मैंने कुछ नहीं देखा, किया जाता है सबको बाइज्जत बरी, जो नहीं कहा गया।
नरेंद्र नागदेव का है तमाशबीन 1987। बीमार आदमी का इकरारनामा, भाई बीमार आदमी है तो ये तो तमाशबीन मतलब तमाशा ही बना दिए हैं नरेंद्र नागदेव। ठीक है, तमाशबीन तमाशा बना दिए हैं, बीमार आदमी का इकरारनामा करवा रहे हैं। वापसी के नाखून उसी नाव में सैलानी वही रुक जाते। तो जो नरेंद्र हैं इनको नरेंद्र मोदी से हम लोग कोडिंग कर लेंगे। नरेंद्र मोदी जी एकदम तमाशा बना दिए हैं, तमाशबीन करते हैं, बीमार आदमी का भी इकरारनामा लेते हैं ये। वापसी के नाखून उसी नाव में सैलानी बन करके वही रुक जाते हैं। अब है मदन मोहन। तो जो मदन मोहन है ये छलांग, ये कहानी पूछा गया था 2021 में कि छलांग किसका है। तो मदन मोहन का छलांग है, ये छलांग लगाते हैं। बच्चे बड़े हो रहे हैं, कह रहे हैं कि छलांग, मदन मोहन जो है कह रहे हैं कि छलांग लगाते हुए बच्चे बड़े हो रहे हैं। हारू, चंपा तथा अन्य कहानियां। रामधारी सिंह दिवाकर, दिनकर नहीं है ये, देखिएगा ये दिवाकर है। ये नए गांव में रहते हैं। रामधारी सिंह दिनकर नए गांव में रहते हैं। अलग अलग अपरिचय बताते हैं, परिचय नहीं अपरिचय, अलग अलग अपरिचय। बीच से टूटा हुआ नया घर चढ़े सरहद के पार, धरातल, धरातल एक शांतिप्रिय द्विवेदी का भी है। मखान पोखर, माटी पानी। तो जो रामधारी सिंह दिवाकर हैं ये नए गांव में रहते हैं, अलग अलग अपरिचय देते हैं। बीच से टूटा हुआ नया घर पर चढ़ जाते हैं, सरहद के पार धरातल पर जाते हैं, मखान पोखर में जाते हैं, माटी पानी करते हैं वहां पर मखान पोखर में। अब है मंजूर एहतेशाम। तो मंजूर एहतेशाम का है कहानी। रमजान में एक मौत, रमजान का समय चल रहा होता है तभी एक मौत हो जाती है। मंजूर एहतेशाम ये बात बता रहे हैं कि रमजान में एक मौत होती है 1982 में, तस्बीह होता है 1998 में, तमाशा और अन्य कहानियां 2001 में। तो मंजूर एहतेशाम का है रमजान में एक मौत, तस्बीह, तमाशा और अन्य कहानियां। आगे हैं शैवाल। तो शैवाल जो है कहाँ, समुद्र में ही तो शैवाल मिलता है ना। शैवाल समुद्र गाथा, मरु यात्रा, दामुल तथा अन्य कहानियां, अरण्य गाथा, यहाँ कोई गुलमोहर नहीं है। तो शैवाल देखिए समुद्र से जुड़ा हुआ है, समुद्र गाथा। शैवाल मरु यात्रा में तो दिखेगा नहीं, राजस्थान में जहाँ मरुभूमि है वहां पे तो शैवाल दिखेगा नहीं। दामुल तथा अन्य कहानियां, शैवाल अरण्य जंगल में भी रहता है, यहाँ कोई गुलमोहर नहीं है, यहाँ शैवाल है सिर्फ। ज्ञान प्रकाश विवेक, इनका है अलग अलग दिशाएं, अलग अलग अपरिचय किसका हम लोग पढ़े हैं, तो रामधारी सिंह दिवाकर का परिचय पढ़े हैं, अलग अलग अपरिचय। और ज्ञान प्रकाश विवेक का है अलग अलग दिशाएं। जो ज्ञानी लोग होते हैं अपना विवेक अलग अलग दिशाओं में ही तो फैलाते हैं, अपना ज्ञान अलग अलग दिशाओं में देते हैं सबको। जो सब चला गया वो ज्ञान नहीं लिया इनसे। शहर गवाह है, क्यों गवाह है कि जो सब चला गया। पिताजी चुप रहते हैं, वो चला गया लेकिन पिताजी कुछ नहीं बोले, पिताजी चुप रहते हैं। उसकी जमीन शिकारगाह बन गई। तो जो ज्ञान प्रकाश विवेक हैं ये अपने विवेक से ज्ञान ज्ञान फैलाते हैं अलग अलग दिशाओं में। लेकिन जो सब चला गया शहर गवाह है, पिताजी चुप रहते हैं, उसकी जमीन शिकारगाह। अब है कमलाकांत त्रिपाठी का है जानकी बुआ अंतराल, दो ही है इनका। जानकी बुआ 93 का है, अंतराल 2001 का है। अब हम लोग पढ़ेंगे शैलेंद्र सागर को। तो शैलेंद्र सागर की कहानी है इस जुनून में 1989, मकान ढह रहा है 1993 में, माटी का था मकान इसलिए ढह रहा है 2000 में, आमीन 2002, प्रतिरोध 2008। शैलेंद्र सागर इस जुनून में है कि मकान ढह रहा है, क्यों, क्योंकि मकान माटी का था, आमीन प्रतिरोध। प्रियमवद का है एक अपवित्र पेड़, प्रियमवद का है एक अपवित्र पेड़। फिर है खरगोश, खरगोश 1999 का है, एक अपवित्र प्रेम 1995 का है। फाल्गुन की एक उपकथा 2003 का है। तो प्रियंवर एक अपवित्र पेड़ के पास बैठते हैं, खरगोश पकड़ते हैं और फाल्गुन की एक उपकथा सुनाते हैं। जयनंदन सन्नाटा भंग करते हैं बस। विश्व बाजार का ऊंट, एक अकेले गांधी जी के विषय में होगा यहाँ पे, ठीक है, जैसे ये गांधी जी के बारे में लिखे होंगे। तो एक अकेले गांधी जी, कस्तूरी पहचानो मृग, सूखते स्रोत, घर फूंक तमाशा। तो जय नंदन जो है इनका जय कैसे होता है नंदन का, ये सन्नाटा भंग कर देते हैं, सन्नाटा भंग करते हैं। विश्व बाजार का ऊंट लेकर के आते हैं। एक अकेले गांधी जी क्या करें,
कस्तूरी पहचानो मृग, सूखते स्रोत हैं, घर फूंक तमाशा देखते हैं। अखिलेश, अखिलेश आदमी नहीं टूटता। अखिलेश को अखिलेश यादव से कोडिंग कर लेंगे। जो अखिलेश यादव ये कहते हैं कि आदमी नहीं टूटता, बस उसको मुक्ति मिलती है, ठीक है, और वो सांप ग्रस्त रहता है, इसीलिए उसको हर जगह अंधेरा दिखाई देता है। तो अखिलेश यादव कहते हैं कि आदमी नहीं टूटता, वो मुक्ति चाहता है सांप ग्रस्त से, फिर अंधेरा। सृंजय कामरेड की कोट पहनते हैं, और जब उसका दे देते हैं तो फिर नंगा रहते हैं, इनके पास कोटे वगैरह नहीं है। जो सृंजय हैं ये कामरेड की कोट पहनते हैं, नहीं तो ये नंगा घूमते हैं। तो इनकी दो कहानी है, कामरेड की कोट और नंगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बस यहीं तक पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम लोग महिला कहानीकार को भी पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोग मस्ती से पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और मुझे भी कमेंट करिए कि आप मेरा वीडियो कैसा लगता है आप लोगों को, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग का बहुत बहुत दिल से आभार, धन्यवाद।